तेरी औकात है इतने नोट, सोना और हीरे देखने की? सच सच बता, ये सब कहां से चोरी करके लाया है? अगर तू सच सच नहीं बताएगा तो मैं तुझे जेल में डलवा दूंगी। तू जानती नहीं मैं कौन हूं। मैं तुझे इसी वक्त नौकरी से निकलवा दूंगा। इसे अभी के अभी बैंक से बाहर निकालो। सुबह का वक्त था। शहर की सबसे बड़ी बैंक शाखा में हमेशा की तरह चहल पहल थी। ऐसी की ठंडी हवा, चमकता फर्श, काउंटरों पर बैठी साफ सुथरी वर्दी वाली कर्मचारी और बाहर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड। तभी बैंक के मुख्य दरवाजे पर एक लड़का दिखाई दिया। लगभग 15 साल का होगा। कंधे झुके हुए, चेहरे पर थकान, पैरों में घिसी हुई चप्पल और बदन पर फटा पुराना कुर्ता। उसके हाथ में एक भारी सा बोरा था जिसे वह बड़ी मुश्किल से घसीटते हुए अंदर लाया। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और भौहें चढ़ा लीं। ओए, कहां जा रहा है? लड़का रुका। उसकी आवाज धीमी थी। अंकल, बैंक में पैसे जमा करने हैं। गार्ड हंसा। आसपास खड़े 2-4 लोग भी उसकी तरफ देखने लगे। पैसे? तू? गार्ड ने बोरे की तरफ इशारा किया। इसमें क्या है? लड़के ने बोरा जमीन पर रखा। उसके हाथ कांप रहे थे। नोट हैं और कुछ सोने की चीजें। यह सुनते ही गार्ड का चेहरा सख्त हो गया। चल अंदर, मैनेजर से बात होगी। बैंक के अंदर बैठे कर्मचारी पहले ही उसे घूर रहे थे। काउंटर के पास पहुंचते ही एक महिला कर्मचारी ने नाक सिकोड़ ली। ये क्या गंदगी फैला रखी है? ऐसे कपड़ों में बैंक कौन आता है? लड़के ने कुछ नहीं कहा। उसने बोरे का मुंह खोला। अंदर नोटों की गड्डियां और सोने की चूड़ियां, चेन, अंगूठियां चमकने लगीं। एक पल के लिए पूरे काउंटर पर सन्नाटा छा गया। फिर सवालों की बौछार शुरू हो गई। इतना पैसा कहां से आया? सच सच बता, चोरी किया है ना? किसके घर से उठाया है ये सब? लड़का घबरा गया। उसकी आंखें भर आईं। मैंने चोरी नहीं की, कसम से नहीं। गार्ड ने कड़क आवाज में कहा। झूठ मत बोल, तेरी शक्ल देखकर ही लग रहा है। लड़का बोरे को कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई उससे छीन लेगा। एक दिन मैं कूड़ा बिन रहा था, रेलवे के पास। वहां एक बोरा पड़ा मिला, खुला हुआ था। इसमें यही सब था। मैंने किसी का नाम लिखा ढूंढा, कोई कागज नहीं मिला। मैंने पुलिस के बारे में सोचा, लेकिन उसकी आवाज टूट गई। मेरी मां बहुत बीमार है। अस्पताल वाले कह रहे हैं कैश नहीं लेंगे, पहले बैंक में जमा करो। इसीलिए मैं यहां आया हूं। कुछ लोग हंस पड़े। वाह, कहानी भी बना ली। महिला कर्मचारी ने तिरछी नजर से देखा। अगर यह सब तेरा नहीं है तो तू यहां क्यों लाया? पुलिस को बुलाएं। यह सुनते ही लड़का डर गया। प्लीज पुलिस मत बुलाइए, मेरी मां अकेली है। अगर मैं फंस गया तो? वह बोल नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। बैंक के अंदर खड़े लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई अपराधी हो। किसी ने यह नहीं सोचा कि इतना छोटा लड़का इतना भारी बोरा लेकर क्यों आया होगा। किसी ने यह नहीं पूछा कि उसकी मां कैसी है। उसी समय केबिन के कांच के दरवाजे के पीछे से एक आदमी यह सब देख रहा था। बैंक का मैनेजर। उसकी नजर लड़के पर टिक गई थी। फटे कपड़े, डरा हुआ चेहरा और बोरे में भरा पैसा। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। उसे लग रहा था जैसे वह इस लड़के को कहीं जानता हो। बैंक के मैनेजर केबिन से बाहर आए। उनकी उम्र करीब 40-45 रही होगी। चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन आंखों में कुछ अलग सा ठहराव। उन्होंने एक बार पूरे हाल पर नजर डाली, फिर सीधे उस लड़के की तरफ देखा। क्या हो रहा है यहां? उनकी आवाज शांत थी, लेकिन असरदार। महिला कर्मचारी तुरंत बोली, सर, यह लड़का बोरा भरकर नोट और सोना लेकर आया है। कह रहा है जमा करना है। शक है कि चोरी का माल है। मैनेजर ने लड़के को पास बुलाया। तुम्हारा नाम? राहुल। लड़के ने सिर झुकाकर कहा। पूरी बात बताओ, धीरे धीरे। राहुल ने गहरी सांस ली। मैं रोज कूड़ा बिनता हूं, स्टेशन के पीछे, उसी से घर चलता है। उस दिन एक बोरा पड़ा मिला, बहुत भारी था। खोला तो ये सब था। मैंने डर के मारे तुरंत छुपा दिया। सोचा पुलिस के पास जाऊं, लेकिन उसकी आवाज फिर भर्रा गई। मेरी मां गिर पड़ी थी। डॉक्टर बोले ऑपरेशन जरूरी है। अस्पताल वाले बोले पहले पैसे बैंक में जमा होंगे तभी इलाज शुरू होगा। मैनेजर ध्यान से सुन रहे थे। तुम्हारी मां कहां है? झुग्गी में, बहुत कमजोर हो गई हैं। गार्ड बीच में बोल पड़ा। सर, यह सब कहानी हो सकती है। आजकल बच्चे भी बहुत चालाक होते हैं। मैनेजर ने गार्ड को हाथ के इशारे से चुप कराया। अगर यह सच बोल रहा है तो?
महिला कर्मचारी बोली, सर, नियम तो नियम है, बिना जांच कैसे जमा करें? मैनेजर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, जांच होगी, लेकिन अभी किसी पर आरोप नहीं लगेगा। उन्होंने राहुल से कहा, डरो मत, जब तक सच सामने नहीं आता कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। राहुल ने पहली बार सिर उठाकर उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर के साथ उम्मीद भी थी। मैनेजर ने बोरे की तरफ देखा। नोट पुराने नहीं लग रहे थे, सोने की चीजें भी असली लग रही थीं। तुमने इनमें से कुछ भी खर्च नहीं किया? नहीं सर, कसम से। मैनेजर के मन में अजीब सी हलचल होने लगी। लड़के की आंखें, उसकी आवाज, कहीं कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। उन्होंने स्टाफ से कहा, पैसे गिनकर अलग रखो, लॉकर में रखे जाएंगे, कोई हाथ नहीं लगाएगा। फिर राहुल से बोले, तुम मेरे साथ केबिन में आओ। केबिन के अंदर सन्नाटा था। राहुल कुर्सी के किनारे बैठ गया, जैसे कहीं उसे बैठने का हक ना हो। तुम्हारी उम्र कितनी है? 15। पिता? राहुल चुप हो गया। पता नहीं, मां ने कभी नहीं बताया। यह सुनकर मैनेजर की उंगलियां कुर्सी की बांह पर कस गईं। तुम्हारी मां का नाम? सीमा। यह नाम सुनते ही मैनेजर के चेहरे का रंग बदल गया। एक पल के लिए उनकी सांस रुक गई। सीमा, उन्होंने खुद से जैसे दोहराया। राहुल को कुछ समझ नहीं आया। सर, क्या हुआ? मैनेजर ने खुद को संभाला। कुछ नहीं, बस तुम्हारी मां से मिलना चाहता हूं। राहुल घबरा गया। क्यों सर, मैंने कुछ गलत किया क्या? मैनेजर ने धीरे से कहा, नहीं, शायद बहुत साल पहले मैंने भी कुछ गलत किया था। केबिन के बाहर बैंक का शोर जारी था, लेकिन अंदर एक ऐसा सच करवट ले रहा था जिसे अभी किसी ने पूरी तरह पहचाना नहीं था। मैनेजर ने उसी वक्त अपनी गाड़ी मंगवाई। राहुल घबराया हुआ था। सर, मेरी मां को कुछ मत कहना, वो बहुत बीमार है। मैनेजर ने पहली बार उसके कंधे पर हाथ रखा। डरो मत, अगर तुम सच बोल रहे हो तो आज तुम्हारी मां को मदद मिलेगी। गाड़ी शहर की साफ सड़कों से निकलकर कच्ची गलियों में घुस गई। आसपास नालियां, टूटी झोपड़ियां और बदबू। राहुल की दुनिया यहीं थी। मैनेजर खामोशी से सब देख रहा था। हर मोड़ पर उसका दिल और भारी होता जा रहा था। एक छोटी सी झुग्गी के सामने राहुल रुका। यहीं है। अंदर से खांसी की कमजोर आवाज आ रही थी। राहुल भागकर अंदर गया। मां, मैं आ गया। झुग्गी के अंदर अंधेरा था। एक कोने में पतली सी औरत चटाई पर लेटी थी, चेहरा पीला, आंखें धंसी हुई। उसने राहुल को देखा और हल्की सी मुस्कान आई। इतनी देर क्यों हो गई बेटा? फिर उसकी नजर बाहर खड़े आदमी पर पड़ी। ये कौन है? मैनेजर अंदर आया। उसकी नजर औरत के चेहरे पर टिक गई। अगले ही पल उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। सीमा, उसके मुंह से बस यही निकला। औरत ने ध्यान से देखा, कुछ सेकंड तक देखती रही, फिर उसकी आंखें फैल गईं। आदित्य, आवाज कांप रही थी। राहुल दोनों को देख रहा था। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? कमरे में सन्नाटा छा गया। मैनेजर की आंखें नम हो गईं। मैं तुम्हारा पिता हूं। राहुल को लगा जैसे किसी ने उसके कानों पर जोर से थप्पड़ मार दिया हो। क्या? उसका दिमाग सुन्न हो गया। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सोचा था तुम कभी नहीं आओगे। आदित्य ने सिर झुका लिया। मैं डर गया था, जिम्मेदारी से भाग गया, और फिर तुम शहर छोड़कर चली गईं। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन राहुल की सांस तेज हो गई। तो आप ही हो जिन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया? आदित्य कुछ नहीं बोल पाया। सीमा ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, तुम्हारे पापा बुरे इंसान नहीं हैं, हालात गलत थे। राहुल बाहर निकल आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह रो नहीं रहा था। उसके अंदर गुस्सा, दर्द और उलझन सब एक साथ थे। आदित्य उसके पीछे आया। राहुल, मुझे एक मौका दो। राहुल ने पलट कर देखा। मेरी मां मर रही है, और आपको आज याद आया कि आप मेरे पापा हैं? यह शब्द किसी चाकू की तरह लगे। आदित्य ने तुरंत फोन निकाला। अभी अस्पताल चलते हैं, सबसे अच्छे अस्पताल में। 1 मिनट भी नहीं गंवाएंगे। सीमा को स्ट्रेचर पर रखा गया। एम्बुलेंस की आवाज उस बस्ती में गूंज रही थी। लोग झुग्गियों से बाहर निकल आए। कोई नहीं जानता था कि यह औरत और यह लड़का आज किस मोड़ पर खड़े हैं। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर दौड़ पड़े। हालत बहुत नाजुक है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। आदित्य ने बिना रुके कहा, जो करना है कीजिए, पैसे की चिंता मत कीजिए।
राहुल दूर खड़ा यह सब देख रहा था। वही बैंक, वही पैसा, वही आदमी। लेकिन अब कहानी बदल चुकी थी। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या खून का रिश्ता इतने सालों की चुप्पी की भरपाई कर सकता है? अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच समय जैसे रुक गया था। ऑन ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल लाइट जल रही थी। राहुल बेंच पर बैठा था, दोनों हाथों में सिर दबाए। उसके कपड़े अब भी वहीं फटे हुए थे, लेकिन यहां किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर भी उसे लग रहा था जैसे हर कोई उसे देख रहा हो। आदित्य कुछ दूरी पर खड़ा था, फोन कान से लगा हुआ। हाँ, जो भी डॉक्टर्स मांगे सब अरेंज करो। हाँ, तुरंत। फोन काटकर वह राहुल के पास आया। डॉक्टर अच्छे हैं, सब ठीक हो जाएगा। राहुल ने सिर उठाकर देखा, उसकी आंखें लाल थीं। अगर कुछ हो गया ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आदित्य ने बिना बुरा माने कहा, अगर कुछ हो गया तो मैं खुद को भी माफ नहीं कर पाऊंगा। दोनों फिर चुप हो गए। कई घंटे बीत गए। हर मिनट भारी लग रहा था। राहुल को याद आ रहा था कैसे उसकी मां रात को दर्द में भी मुस्कुरा देती थी, कैसे उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, और आज वह जिंदगी और मौत के बीच थी। अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन सफल रहा है, लेकिन अगले 24 घंटे बहुत जरूरी हैं। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने राहत की सांस ली। मैं उनसे मिल सकता हूं? अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। आदित्य ने पहली बार राहुल के सिर पर हाथ रखा। राहुल ने हटाया नहीं। इसी बीच बैंक में हंगामा मचा हुआ था। बोरा भरकर आए पैसे और सोने की खबर फैल चुकी थी। कर्मचारी फुसफुसा रहे थे। वही लोग जो सुबह राहुल पर शक कर रहे थे, अब डरे हुए थे। महिला कर्मचारी ने गार्ड से कहा, अगर यह सच में मैनेजर का बेटा निकला तो? गार्ड का चेहरा उतर गया। तो हम गए। आदित्य ने अस्पताल से ही बैंक के सीनियर ऑफिस को फोन किया। आज बैंक में जो हुआ उसकी पूरी रिपोर्ट चाहिए, कोई बात छुपाई नहीं जाएगी। उसकी आवाज में अब नरमी नहीं थी। शाम को राहुल को आईसीयू के बाहर खड़ा किया गया। कांच के उस पार उसकी मां लेटी थी। मशीनों की आवाजें आ रही थीं। वह पहली बार इतना बेबस महसूस कर रहा था। आदित्य उसके पास आकर बोला, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, होना भी चाहिए। राहुल ने बिना देखे कहा, नाराज नहीं हूं, बस खाली हूं, जैसे अंदर कुछ टूट गया हो। आदित्य के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कल, आदित्य बोला, कल हम फिर बैंक जाएंगे। राहुल चौंका। क्यों? क्योंकि जो हुआ उसका हिसाब होना चाहिए, और क्योंकि अब तुम भागने वाले नहीं हो। राहुल ने पहली बार उसकी तरफ देखा। और मेरी मां? जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, मैं यहीं रहूंगा। उस रात राहुल अस्पताल के फर्श पर ही सो गया। पहली बार उसे पेट भर खाना मिला, लेकिन मन भरा नहीं था। सपने में उसे फिर वही बोरा दिखा, लेकिन इस बार बोरे में पैसा नहीं था, सवाल थे। सुबह होते होते एक बात साफ थी, आज सिर्फ बैंक नहीं, कई चेहरे बेनकाब होने वाले थे। अगली सुबह राहुल की नींद अस्पताल की हलचल से खुली। नर्सें आ जा रही थीं, मशीनों की आवाजें लगातार चल रही थीं। उसकी मां अब होश में थी, आंखें कमजोर थीं, लेकिन राहुल को देखते ही हल्की सी मुस्कान आ गई। डर गया था क्या? मां ने धीमे से पूछा। राहुल ने सिर हिला दिया। अब सब ठीक हो जाएगा मां। वह झूठ नहीं बोल रहा था। पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि हालात उसके हाथ से पूरी तरह फिसल नहीं रहे। कुछ देर बाद आदित्य आया। आज उसने साधारण कपड़े पहने थे, न कोई रौब, न कोई दिखावा। डॉक्टर ने कहा है खतरा टल गया है। राहुल ने राहत की सांस ली। चलो, आदित्य बोला, अब बैंक चलते हैं। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। वही जगह, वही लोग, वही नजरें। फर्क सिर्फ इतना था कि आज वह अकेला नहीं था। बैंक के बाहर मीडिया खड़ी थी, कैमरे, माइक, सवाल। सर, कल जो घटना हुई उस पर आपका क्या कहना है? क्या सच में वह लड़का आपका बेटा है? आदित्य ने किसी को जवाब नहीं दिया, सीधे अंदर चला गया। राहुल उसके साथ साथ था। बैंक के अंदर सन्नाटा छा गया। वही कर्मचारी, वही काउंटर। महिला कर्मचारी और गार्ड दोनों के चेहरे उतरे हुए थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी नजर मिलाने की। आदित्य ने सभी स्टाफ को इकट्ठा होने को कहा। कल जो हुआ वह सिर्फ एक लड़के के साथ नहीं हुआ, वह हमारे सिस्टम की सच्चाई थी। उसने राहुल की तरफ इशारा किया। ये मेरा बेटा है,
लेकिन अगर ये मेरा बेटा न भी होता तब भी इसके साथ हुआ व्यवहार गलत था। महिला कर्मचारी की आंखों में आंसू आ गए। सर, हमसे गलती हो गई। आदित्य ने उसे बीच में रोक दिया। गलती तब होती है जब बिना सोचे कुछ हो जाए। यहां सोचकर अपमान किया गया। गार्ड का सिर झुका हुआ था। आदित्य ने साफ शब्दों में कहा, आप तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है, जांच पूरी होने तक। पूरा बैंक खामोश था। फिर आदित्य ने राहुल से कहा, तुम्हें कुछ कहना है? राहुल आगे बढ़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। मैं चोर नहीं हूं, मैं सिर्फ अपनी मां को बचाना चाहता था। अगर मेरे कपड़े अच्छे होते तो शायद आप लोग मुझसे ऐसे बात नहीं करते। कई कर्मचारियों की नजरें झुक गईं। राहुल ने बोरे की तरफ देखा जो अब टेबल पर रखा था। यह पैसा आज भी मेरा नहीं है। जिसने भी खोया है उसे लौटाया जाएगा। आदित्य ने सिर हिलाया। और जब तक असली मालिक नहीं मिलता यह पैसा सुरक्षित रहेगा। बैंक के बाहर खड़े लोग यह सब देख रहे थे। वही लड़का जिसे कल दुत्कारा गया था, आज सच के साथ खड़ा था। राहुल को पहली बार लगा कि उसकी आवाज सुनी जा रही है, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था। क्या एक दिन की इंसाफ की कहानी सालों के दर्द को मिटा सकती है? बैंक से निकलते समय राहुल के कदम भारी थे। आज उसे इंसाफ मिला था, लेकिन मन के भीतर कई गांठें अब भी खुलनी बाकी थीं। आदित्य ने चुपचाप उसके साथ चलना ठीक समझा। न कोई सवाल, न कोई सफाई। अस्पताल लौटते ही डॉक्टर ने बताया कि राहुल की मां की हालत स्थिर है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा। दवाइयां, देखभाल और आराम जरूरी था। राहुल ने राहत की सांस ली। शाम को आदित्य ने पुलिस को बैंक बुलाया। बोरे में मिले पैसे और सोने की पूरी जानकारी दी गई। जब तक असली मालिक नहीं मिलता यह सब सरकारी कस्टडी में रहेगा, इंस्पेक्टर ने कहा। राहुल को थोड़ी घबराहट हुई। अगर मालिक कभी नहीं मिला तो? आदित्य ने जवाब दिया, तो कानून अपना फैसला करेगा, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुमने सही किया। पुलिस ने राहुल से भी सवाल पूछे। उसने वही बात दोहराई जो पहले बता चुका था। स्टेशन के पास कूड़ा बिनते वक्त बोरा मिलना, घर ले जाना, किसी कागज या पहचान का न मिलना और फिर मां की तबीयत बिगड़ना। इंस्पेक्टर ने गौर से सुना। तुमने इसे बेचने की कोशिश क्यों नहीं की? राहुल ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि यह मेरा नहीं था। यह सुनकर इंस्पेक्टर ने आदित्य की तरफ देखा और सिर हिलाया। अगले कुछ दिनों में खबर फैल गई। लोग राहुल के बारे में बात करने लगे। कोई उसे ईमानदार कह रहा था, कोई किस्मत वाला। लेकिन राहुल को इन बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। उसकी दुनिया अभी भी उसी अस्पताल के कमरे तक सिमटी हुई थी। एक दिन अचानक पुलिस का फोन आया। बोरे के असली मालिक का पता चल गया है। आदित्य और राहुल दोनों थाने पहुंचे। वहां एक बुजुर्ग दंपति बैठे थे। उनकी आंखें लाल थीं। वह बोरा हमारा है, आदमी बोला। हमने जमीन बेचकर पैसे और जेवर रखे थे। ट्रेन में उतरते वक्त गलती से दूसरा बोरा उठ गया। सबूत मिलते ही मामला साफ हो गया। बोरा उन्हें लौटा दिया गया। बुजुर्ग औरत राहुल के पास आई। बेटा, अगर तुम ना होते तो हमें सब खोना पड़ता। उसने राहुल के हाथ में कुछ पैसे रखने चाहे, लेकिन राहुल ने हाथ पीछे कर लिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आदित्य ने पहली बार दिल से मुस्कुराकर बेटे को देखा। उसी रात राहुल ने मां से सब कुछ बता दिया। पिता, बैंक, सच्चाई। सीमा ने उसकी बात शांति से सुनी। मैं चाहती थी तुम सच जानो, उसने कहा, लेकिन सही वक्त का इंतजार था। राहुल ने धीरे से पूछा, क्या आप उन्हें माफ कर पाईं? सीमा ने आंखें बंद कर लीं। माफी आसान नहीं होती बेटा, लेकिन बोझ हल्का हो जाता है। राहुल समझने लगा था कि जिंदगी सिर्फ सही और गलत में नहीं बटी होती। कई बार लोग हालात से हार जाते हैं। अब कहानी अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अभी एक फैसला बाकी था। राहुल का भविष्य किस दिशा में जाएगा? अस्पताल से छुट्टी का दिन आया तो राहुल को अजीब सा लग रहा था। झुग्गी में लौटने की जरूरत नहीं थी। आदित्य ने शहर के एक शांत से इलाके में छोटा सा फ्लैट दिलवा दिया था। ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन साफ, सुरक्षित और रोशनी से भरा हुआ। सीमा खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी। इतनी शांति की आदत नहीं है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। राहुल चुप था। उसके अंदर खुशी और डर दोनों साथ थे। मां, अब सब बदल जाएगा ना?
सीमा ने उसका हाथ थाम लिया। बाहरी चीजें बदलेंगी, इंसान वहीं रहेगा अगर तुम चाहो तो। आदित्य ने राहुल का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाया। फॉर्म भरते वक्त एक सवाल आया, पिता का नाम। कलम कुछ सेकंड हवा में रुकी रही। अगर तुम चाहो तो, आदित्य ने धीरे से कहा। राहुल ने कागज देखा, फिर मां की तरफ। मैं अपना नाम नहीं बदलूंगा, मैं राहुल ही रहूंगा। आदित्य ने बिना बहस सिर हिला दिया। ठीक है। स्कूल का पहला दिन आसान नहीं था। नए कपड़े थे, नई किताबें थीं, लेकिन पुराने डर भी साथ थे। कुछ बच्चे उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। किसी को पता चल गया था कि वह वही लड़का है जिसकी खबर टीवी पर आई थी। एक लड़के ने पूछा, तू सच में कूड़ा बिनता था? राहुल ने सीधा जवाब दिया, हां, और अब पढ़ता हूं। बस इतना ही। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। राहुल पढ़ाई में अच्छा निकला। उसे हिसाब पसंद था, शायद इसलिए कि उसने जिंदगी का हिसाब बहुत कम उम्र में सीख लिया था। आदित्य अक्सर चुपचाप दूर से उसे देखता। कभी कभी अपराध बोध आता, कभी गर्व। वह जानता था कि पिता कहलाने से ज्यादा जरूरी है पिता बनना। एक शाम राहुल ने खुद आकर कहा, आप चाहें तो मेरे स्कूल मीटिंग में आ सकते हैं। यह छोटा सा वाक्य आदित्य के लिए बहुत बड़ा था। सीमा अब काफी ठीक थी। दवाइयां चल रही थीं, लेकिन चेहरे पर पहले जैसी थकान नहीं थी। शायद भगवान ने देर की, उसने एक दिन कहा, लेकिन गलत नहीं किया। राहुल समझ गया था कि जिंदगी ने उसे दो चीजें दी हैं, एक मौका और एक पहचान। अब उसे तय करना था कि वह इससे क्या बनाता है। अगर यह कहानी आपको दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही सच्ची भावनाओं से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए आप किस शहर या गांव से यह कहानी देख रहे हैं। आपका एक कमेंट हमें और बेहतर कहानियां लाने की ताकत देता है। धन्यवाद।